हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 के बेयर एक्ट की सेक्शन वाइज रीडिंग है, जिसमें कि सेक्शन 1 से लेकर 37 तक हम अपनी पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। वहां से जाके आप उन सबको देख सकते हैं। और आज हम सेक्शन 38 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 38 है, बात करते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। यानी ऐसी कौन सी कंडीशंस होगी जहाँ पे कि किसी व्यक्ति को ये पावर मिलता है कि वो अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी ना उसको किसी पर्सन की, सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज करके भी कर सकता है। ठीक है, तो वो है ये सारे दी गई हैं। जो 38 का सब क्लॉजेस ये बोलता है कि सच एज ऑफ assault and as may reasonably causing the apprehension that death will otherwise be the consequences of such assault। ठीक है, उसके बाद है ऐसा मामला जिसमें युक्त रूप से आशंका कारित हो कि ऐसे मामले का परिणाम मृत्यु ही होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि सच एन असॉल्ट एज मे बी रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस विल अदरवाइज बी कंसिक्वेंसेस ऑफ सच असॉल्ट। यानी ऐसा हमला जिसमें यह पता चल रहा हो कि यह आशंका हो कि जो भी कार्य यहाँ पे किया जाएगा ना, ऐसे हमले का परिणाम मोस्ट कंसिक्वेंसेस सच में कोई असॉल्ट, बड़े टाइप का कुछ ग्रीवियस हर्ट ही हो सकता है, बड़े टाइप का कुछ हर्ट हो सकता है, क्षति हो सकती है बड़े टाइप की। सी बोल रहा है ना, असॉल्ट with the intention of committing rape, an assault with the intention of gratifying unnatural lust, and assault with the intention of kidnapping or abducting, and an assault with the intention of wrongfully confining a person under the circumstances which may reasonably causing him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his रिलीज़। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा कोई सिचुएशन जिसमें ऐसा लगे कि रेप कमिट हो सकता है, या आपको मतलब इंटेंशन आपको लग रहा हो कि वो जो पर्सन सामने वाला रेप कमिट कर सकता है, या ऐसा लग रहा हो कि कोई अननेचुरल लस्ट में हो सकती है सिचुएशन वैसे अराइज, या लग रहा है कि अगर जो कोई पर्सन, सामने वाला पर्सन जो आ रहा है वो किडनैप या अबडक्ट कर सकता है आपको। और फिर अगर जो आपको ऐसा लगे कि जो भी व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में खुद को समझे कि अगर जो सामने वाला पर्सन है उसका रॉन्गफुली इंटेंशन है उसको कन्फाइन करने का, ठीक है, और पकड़ने का, और अंडर दिस सर्कमस्टांसेस रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ही विल बी अनेबल टू हैव रेस्क्यू। और उसको ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में वो रेस्क्यू नहीं कर पाएगा खुद को, और पब्लिक अथॉरिटी तक वो पहुंच नहीं सकता। उससे पहले या तो उसको मार दिया जाएगा, या उसके साथ और कुछ तरीके का मिस हैपनिंग हो सकती है और उसको कन्फाइन करा जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। ठीक है, उसके बाद है जी बोल रहा है एन एक्ट ऑफ मतलब राइट टू कॉजिंग डेथ है। आप अगर सामने वाले की डेथ कॉज करके अपनी रक्षा कर सकते हो। ठीक है, ऐसा। उसके बाद जी बोल रहे हैं एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमायरिंग एसिड और administering acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be consequences of such act। इसमें बोल रहे हैं अगर जो आप ऐसा लग रहा है आपको कि सामने वाला बंदा आपके ऊपर कोई एसिड अटैक कर देगा, ठीक है, ऐसी एप्रीहेंशन लग रही है आपको, तो या ग्रीवियस हर्ट कर सकता है एसिड से, तो इस सिचुएशन में भी आप उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को मार के डेथ कॉज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 39 कहता है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। कह रहा है इफ़ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन specified in section 38, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant, but does extend under the restrictions specified in section 37 to the voluntary causing to the assailant of any harm other than the death। यानी कि उसको ऐसा लग रहा है
यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे अधिकार जहाँ पे उसको लग रहा है कि इसका जो मृत्यु मृत्यु यानी डेथ का तो लाइक मृत्यु से भिन्न कोई आप हानिकारित करने तक का अपराध, कोई जैसे कोई जो 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 सेक्शन 38 में जो जो स्पेसिफिकली मेंशन है ना, उसमें बोला गया कि अगर जो शरीर जो बॉडी है कि प्राइवेटली जो उसको रक्षा करने का अधिकार है हमलावर से, चाहे उसकी मृत्यु क्यों ना कारित हो जाए, तो वो सारी सेक्शन 37 में जो डिफाइंड है सर्कमस्टांसेस, उसको देखकर ही किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको ऐसा स्वेच्छा से ऐसा नहीं है कि आप उसको मार ही दोगे, आप उसको देखोगे डिफाइन करोगे उस सिचुएशन को कि क्या जो सामने वाला व्यक्ति है उसको डेथ कॉज करके ही उसको रोका जा सकता है उस इंसिडेंट को, या आपको अपनी खुद की बॉडी का जो डिफेंस ले रहे हो उसमें उस डिफेंस करने के लिए उसके डेथ ही कॉज करनी ज़रूरी है, या कुछ और भी आप कर सकते हो। अगर जो आपके पास कोई ऑप्शन है कि आप उसकी डेथ करे कॉज किए बिना करो तो बेटर है, आप उसकी डेथ कॉज किए बिना ही, मतलब जितना अप्रीहेंशन आपको है उतना ही करो, उससे ज़्यादा एक्सेस पावर आप यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 40 है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। बोल रहा है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंसेस एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger of the body continues। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई व्यक्ति को अपनी बॉडी की प्राइवेट रक्षा करने का अधिकार उसी टाइम प्रारंभ होता है जब उसको एप्रीहेंशन आनी शुरू हो जाती है कि भाई मैं ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ परिस्थिति राइज हो सकती है, तब तो वो जो करेगा वो एक्सेप्शंस में आएगा। और वह जो अपराध, वो जो एप्रीहेंशन और वो जो प्राइवेट राइट का अधिकार है उसका जब तक बना रहेगा जब तक कि वो पूरी तरह से उस वाली सिचुएशन, जो एप्रीहेंशन वाली सिचुएशन है ना, कंटिन्यू रहेगी जब तक वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ जाता कम्प्लीटली, जब तक उसको पूरा प्रॉपर प्राइवेट डिफेंस का राइट है, कंटिन्यू रहेगा उसका। उसके सेक्शन 40 बोलता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड under the restrictions specified under section 37, the voluntary causing of death or any other harm of wrongdoer, if the offense of committing of which or attempting to the commit which occasion the exercise of the right be an offense of any description herein enumerated, namely robbery, house breaking after sunset and before sunrise, mischief by fire of any explosive substances, and committing on any building, tent, vessel and building vessel in human dwelling or as place of custody of property, theft, mischief or house trespasses under such circumstances as may be reasonably causing the apprehension that death of grievous hurt and will be the consequences of such right of private defense is not exercised। यहाँ पे बात कर रहा है when right of private defense or property extend to causing डेथ। यहाँ पे बोल रहा है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित तक करना हो सकता है, जब अगर जो आपको लग रहा है कि कोई रॉबरी करने वाला है, या तो कोई हाउस ब्रेक कर रहा है आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, ठीक है, या कोई मिसचीफ कर रहा है आपके साथ, आपके घर में फायर लगा रहा है, या तो कुछ ऐसा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यूज़ कर रहा है जिससे कि आपके घर, बिल्डिंग, टेंट, वेसल में आग लग सकती है और उससे ध्वस्त हो सकता है वो आपका घर, और उससे बड़ी हानि हो सकती है, तब उस केस में आपको पूरा राइट है उस पर्सन के डेथ कॉज करने का। और अगर जो थेफ्ट हो रहा है, मिसचीफ हो रहा है, हाउस ब्रेकिंग हो रहा है और ऐसी सिचुएशन अराइजेज हो रही है या होने की एप्रीहेंशन है, तब डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी कंसिक्वेंसेज एज सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज। तो इन परिस्थितियों में आप इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ तक ले जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 42 बोल रहा है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, इफ़ द ऑफेंस इज द कमिटिंग ऑफ विच
or the attempting to commit with occasion or the exercise of the right of private defense, the theft, mischief, or criminal trespass is not of any of the description specified in section 41. That right does not extend to the voluntary causing the death, but does extend, subject to the restrictions specified in section 37, to the voluntary causing of wrongdoer by any harm other than death. यहाँ पे बेसिकली सॉरी, यहाँ पे बेसिकली ऐसे अधिकार का बात कर रहा है जिसमें कि मृत्यु से, मतलब अगर जो आपके पास कुछ ऐसा कंसिक्वेंसेस है ना जिसमें कि आप व्यक्ति को डेथ का कॉज ना करके कुछ और भी कर सकते हो, तो वो ऑप्शन आप चूज़ करो। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे बोला भी गया है कि जो सेक्शन 41 में और 31 में डिफाइन है, यानी कि यही जो रॉबरी है, हाउस ब्रेकिंग है, मिसचीफ है, जो वेसल में, टेंट में, और आपके उसमें कोई एक्सप्लोजिव वगैरह डाल के कुछ हानि करने की सोच रहा है, तो वैसी सिचुएशन में ज़रूरी नहीं आप उसको डेथ ही कॉज कर दोगे। जो उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। 37 में भी यही है। 37 में क्या बात कर रहा था? 37 में बात कर रहा था एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। वहाँ पे आपके पास कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं था, अगर क्योंकि अगर जो आपके पास प्रॉपर टाइम है टू इन्फॉर्म पब्लिक अथॉरिटीज़ तो नहीं कर सकते आप। अगर जो आप वहाँ पे जिस सिचुएशन में आप हो वहाँ पे कोई पब्लिक सर्वेंट है ऑलरेडी, तो फिर आपको वहाँ पे मतलब खुद को पुट करने का उस सिचुएशन में बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसी सिचुएशन में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। वही बोल रहा है 41, 31 के सर्कमस्टांसेस को छोड़ के अगर जो कुछ और हुआ है, हो रहा है आपके साथ, तो उस सिचुएशन में अगर जो आप डेथ के अलावा और कुछ करके आप उस जो भी चीज़ होने वाली है ऑफेंस आपके साथ, उसको रोक सकते हो, तो मच बेटर है। उसके बाद सेक्शन 43 है जो कि बात करता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें बोल रहे हैं कमेंसमेंट व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस कब होगा? द कमेंसमेंट व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंसिव ऑन डेंजर ऑफ द प्रॉपर्टी कमेंसेस and against theft continues till the offences has effect the threat with the property or either the assistance of the public authorities is obtained or the property has been recovered, or against robbery continues as long as the offence causing attempt to cause of any person death, hurt, wrongful restraint, or long as the fear of instant death or instant hurt or instant personal restraint continuous, or against criminal trespasses or mischief continuous as long as the offender continues in the commission of the criminal trespasses or mischief, against the housebreaking after the sunset and before sunrise, and continuous as long as the house trespasses which has been begun by the such housebreaking continuous। यहाँ पे बता रहा है कि ऐसी कोई संपत्ति का प्राइवेट अधिकार तब होगा जब अगर जो आपको प्रारंभ में तब आपको प्रारंभ होता है जब अगर जो संपत्ति कोई संकट में हो, ऐसी कोई आशंका हो कि ये संपत्ति पे किसी तरीके का संकट आ सकता है, वो आपसे छीनी जा सकती है, या तो कोई चोरी करके उसको आपसे दूर ले जा सकता है, तो उस वे में आप इसको यूज़ कर सकते हो राइट टू प्राइवेट डिफेंस। और अगर जो आपको लग रहा है कोई लूट जो रहा है वो चीज़ लूटी जा सकती है आपके पास से, और अपराधी किसी की मृत्यु भी कर सकता है उस दौरान, तो भी आप अपना प्राइवेट डिफेंस कर पाओगे उस सिचुएशन में। और आपको या जब तक तत्काल मृत्यु या तत्कालिक उपबद्धि की तत्काल वैकल्पिक अवरोध का भय बना रहता है, और जब तक कि ये प्राइवेट डिफेंस आपको बेसिकली तब तक रहेगा प्रॉपर्टी के लिए जब तक कि आप पूरी तरह से उस सिचुएशन से वापस में बने हो या उससे बाहर निकल नहीं गए हो तब तक की। और यदि आपराधिक अत्याचार या रिस्ट में विरोध तब तक बना रहता है जब तक आपराधिक अत्याचार या एप्रीहेंशन जो भी है डेंजरस है वो पूरी तरह से रिस्ट ना कर ले, उससे बाहर ना निकल जाए, या कोई जैसे ट्रेसपासेस और
यानी कि गृह वेदन वगैरह के विरुद्ध कोई एप्रीहेंशन बना है, आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई घुस के सकता है और घर में घुस के आपको मार सकता है ये सनसेट के बाद और बिफोर सनराइज, तो उस सिचुएशन में भी आप कंटिन्यू रहेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और इसका लास्ट सेक्शन भी हम कर लेते हैं। लास्ट सेक्शन हमें बता रहा है जो सेक्शन 44 है चैप्टर 3 का लास्ट सेक्शन, जो कि बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। यहाँ पे बात कर रहा है कि इन इफ़ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, यानी अगर जो आपके साथ सिचुएशन अराइज हुआ है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि जो किसी निर्दोष व्यक्ति जोखिम में पड़ सकता है, तो if the exercise of the right of private defense against the assault which reasonably causing the apprehensive of death, जो कि reasonably cause कर सकता है आपका प्राइवेट डिफेंस किसी को एप्रीहेंशन दे रहा है किसी की डेथ को, और the defender be situated that they cannot effectively exercise the right of private exercise the right without risk of harm or to the innocent person, has right of private defense extend to the running of that risk। यानी बोला है जिस हमले से मृत्यु की आशंका लग रही है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षक के अधिकार का प्रयोग करने में यदि जो प्रतिरक्षक है ऐसी स्थिति में हो कि उसको कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि हो कि जोखिम बना है कि कोई दूसरा इनोसेंट पर्सन भी उसमें घायल हो सकता है, और या उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से ना कर सकता है, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो जोखिम में पड़ जाएगा इस सिचुएशन में। इलस्ट्रेशन है लाइक ए इज अटैक्ड बाय मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, he cannot effectively exercise his right of private defense without fearing on the mob, and he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. A commits no offense if by so firing the harm of the children। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ए अटैक कर रहा है ए का जो एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया गया है, ठीक है, जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करता है कर रही है, और वह भीड़ में गोली चलाए बिना प्रतिरक्षा का अधिकार कैसे कर सकता है, जबकि उसको पता है कि उसमें से कोई पर्सन आके उसको मार देगा। पर उसको ये भी पता है कि अगर जो वहाँ पे गोली चलाएगा तो वहाँ पे जो मॉब है वो जो नॉर्मल बच्चों जो वहाँ पे छोटे बच्चे जो इनोसेंट हैं उनके साथ वो घुल मिला हुआ है, तो अब उनको वहाँ पे उसको पता है कि यहाँ पे मैं गोली चलाऊँगा तो वो बच्चों को भी लग सकती है। तो इस सिचुएशन में अगर क्योंकि मॉब एक तरीके से हार्मफुल ही है, क्योंकि वो किसी ना किसी को हार्म पहुँचाएगा ही, तो उसको तो ख़त्म करना वहाँ पे ज़रूरी है। तो इस वजह से अगर जो वो गोली चलाता है और उसमें से गोली मॉब जो जिस पर्सन पे चलाई गई है क्रिमिनल पे उसको ना लग के किसी बच्चे को लग जाती है, तो इस कंडीशन में जो ये ने जो एक्ट किया वो उसको डिफेंस की तरह ही कंसिडर किया जाएगा, उसको और ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और चैप्टर 3 यहीं पे हमने फिनिश किया। अब चैप्टर 4 के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।